बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड मोशन हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को आपने डिफाइन कर देनी है, एवरेज स्पीड की तारीफ लिखनी है। राइट एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो स्पीड के लिए आप कौन सा यूनिट यूज करते हैं वो आपने लिखना है। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होते हैं, जब भी एक जो ऑब्जेक्ट है ना, एक खास डिस्टेंस को जब वो कवर कर रहे हो तो वो कितना स्पीड या कितना स्लो कवर किया है उसे कहा जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल जो डिस्टेंस है वो डिवाइड बाय टोटल टाइम कर देते हैं, तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाते हैं। ठीक, तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होंगे। इसके बाद है राइट एसआई यूनिट, तो इसके लिए हम मीटर पर सेकेंड, या अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसके लिए हम किलोमीटर पर आवर से शो करते हैं। इंटरनेशनल यूनिट है ये। ठीक, इसी को आपने लिखना है, तो क्या लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी। कोई भी बॉडी जो टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं उन सब को आपने जमा कर देनी है इन टोटल टाइम्स टेकन बाय। तो टोटल टाइम्स कितना टाइम लगे हैं उससे आपने डिवाइड कर देनी है, तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएंगे जो कि टोटल डिस्टेंस हमारा टोटल टाइम होंगे। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड या एमएस, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो किलोमीटर पर आवर से आप शो करेंगे। समझ गए। अगला है टू इफ ए साइकिलिस्ट कवर 15 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1.5 आवर। अगर एक जो साइकिलिस्ट है वो 15 किलोमीटर का जो फासला है वो अगर 1.5 आवर में वो तय करे तो व्हाट इज हिज स्पीड, तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में आपने बतानी है। समझ गए, स्पीड निकालनी है। एंड इन मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में भी आपने इसको चेंज कर देनी है। तो हमने इसका पूरा एक चैप्टर हमने सीखा था मैथ में, तो यहाँ इसको सोल्व करना होगा, तो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप सोल्व करेंगे इसको, तो सोल्व में यहाँ पे आपने क्या करना है, पहली चीज़ तो उन्होंने किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, आंसर आपने किस में लेकर आनी है, मीटर पर सेकेंड में लेकर आनी है। समझ गए। तो पहली चीज़ जो उन्होंने किलोमीटर और जो आवर्स में दिया हुआ है इसको आपने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देना है। इसके बाद आपको मीटर पर सेकेंड में आंसर मिलेंगे। समझ गए। तो यकीनी बात है आपने इसको किस तरह से चेंज कर देनी है, तो 15 किलोमीटर जो है वो होते हैं आपके पास कितना मीटर, तो आप जानते ही है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं, तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये आएंगे आपके पास 15,000 मीटर आपके पास आएंगे उसका डिस्टेंस। इसके बाद जो टाइम दिया हुआ है 1.5 आवर्स, तो 1.5 आवर्स जो घंटा है वो सेकेंड में आपने कन्वर्ट कर देनी है। तो 1.5 आवर 1.5 एक घंटे में 3600 और 0.5 यानी आधा घंटे में 1800, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 18 और 36, तो 5400 सेकेंड्स। समझ गए। तो इसके बाद आप बाकी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। तो यकीनन आपने स्पीड निकालनी है, मीटर पर सेकेंड में आपके पास आंसर आएंगे। तो स्पीड आएंगे आपके पास डिस्टेंस 15,000 डिवाइडेड बाय 5400, तो ये दोनों कैंसिल, आप इसको कसर काटेंगे तो 2 7 2 5 6 10, 2 दूनी 2 7 14। इसके बाद 3 9 27 और 3 9 27, तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड बाय 9, और 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 और 0। समझ गए। तो ये तकरीबन आएंगे आपके पास 250 ओवर 9, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो यकीनन आपके पास 9 दूनी 18, 9 8 9 72, तो 28 पॉइंट आएंगे। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अप्रोक्सीमेट लिख करके 28 मीटर पर सेकेंड आंसर लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे इफ ए साइकिलिस्ट कवर 15 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1.5, व्हाट इज द हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में भी बताया है। सॉरी,
तो इसको भी करना होगा। तो किलोमीटर पर आवर में यकीनन आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो ये हो गए मीटर पर सेकेंड में, यही है ना। और किलोमीटर पर आवर के लिए यकीनन आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसी को ही डिवाइड कर देंगे। तो 15 आवर 1.5, तो 15 आवर 10 करके आप लिखेंगे, तो 150 डिवाइडेड बाय 15 होंगे, है ना। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 15 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर। ये भी आपने पहले लिखना था इसको, तो या पहले सॉल्व कीजिएगा, ये बात में समझ गए। तो इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमने ग्राफ अच्छी तरह से सीखा था, समझा था कि ये होते हैं ग्राफ। तो इसमें आपने टाइम और डिस्टेंस का एक ग्राफ बना देनी है। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा, आप कॉपी पे इसको अच्छी तरह खूबसूरत करके रूलर की मदद से लाइन ड्रा करके आपने बनानी है, ठीक। ड्रा डिस्टेंस टाइम, तो ये होते हैं डिस्टेंस और टाइम। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्राफ फॉर इंक्रीज इन स्पीड, तो उसका जो स्पीड है ना वो इंक्रीज आपने दिखानी है। स्पीड इंक्रीज का मतलब क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा और टाइम कम, कम टाइम पे ज़्यादा डिस्टेंस सफ़र करे, तो उसका मतलब क्या होते हैं, स्पीड इंक्रीज होते हैं, है ना। तो आपने यहाँ से 1 2 3 करके आप यहाँ से लिख सकते हैं, और डिस्टेंस के लिए भी आप 1 2 3 करके दोबारा इसी को लिखिएगा, या ज़्यादा करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करनी है, इसको जो है ना कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, समझ गए। इसका मतलब क्या होते हैं, 1 मिनट में आपने ये इतना टेक किया है, 2 मिनट में इतना, 3 मिनट में 1 किलोमीटर या 1 मीटर, इसके बाद 4 किलोमीटर में तेज़ी के साथ, यानी इसका स्पीड ज़्यादा हुए हैं, तो आपने इस तरह से ड्रा कर देनी है, समझ गए। तो ये जो ग्राफ है ये शो करते हैं स्पीड इंक्रीज को, समझ गए। और इसी तरह अगर डिक्रीज हो तो कुछ इस तरह से होंगे, तो वो आप जब आएंगे तो वो भी करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ए कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक कार यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, मतलब सीधा वो स्ट्रेटली वो इस तरह से जा रहे हैं, समझ गए। इसके बाद है ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स टू स्लो इट डाउन। अब क्या करेंगे कि जो ड्राइवर है वो इसको ब्रेक लगाएंगे यकीनन, तो इसको स्लो करने के लिए डाउन आफ्टर सम टाइम एंड फाइनल स्टॉप, उसके बाद वो आखिर में रुकेंगे। कैसे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस मोशन ऑफ द कार। तो आपने इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देनी है। तो यहाँ से मोशन, इसको यूनिफॉर्म के लिए आप सीधा लाइन ड्रा कीजिएगा, है ना। इसके बाद क्या होंगे, जब यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से ही करूँ, तो यहाँ से जब वो ब्रेक यूज़ करेंगे तो फिर उसका जो स्पीड है वो स्लो होंगे, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, समझ गए। तो इस तरह जाते जाते यहाँ पे वो रुक जाएंगे। तो ये आपने इसको अच्छी तरह खूबसूरत करके बनाइएगा, बना सकते हो यकीनन। अगला है 5, एक्सप्लेन ब्रीफली। आपने ब्रीफली एक्सप्लेन कर देनी है व्हाई एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। तो जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते, समझ गए। तो यकीनी बात है, रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे ये तो हम डिटेल में बाद में सीखेंगे भी। लेकिन आपने याद रखना है कि जो न्यूटन जो थर्ड लॉ उन्होंने यहाँ पे स्टेट किया हुआ है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। तो अगर आप बाल को यहाँ से फेंकेंगे तो ये जो है, ये जो दीवार, ये दोबारा रिएक्ट करते हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कैंसिल क्यों नहीं होते, ये रिएक्ट क्यों करते हैं, तो ये इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ये आप एक ऑब्जेक्ट होंगे, यहाँ से जो आपने ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे फेंका है, और ये जो चीज़ है ये डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या होंगे, कैंसिल कभी भी नहीं करेंगे, समझ गए। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे देखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो न्यूटन के तीसरा जो कानून है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हर एक्शन का रिएक्शन होते हैं, और इक्वल रिएक्शन होंगे और अपोजिट भी होंगे। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहते हैं, है ना, थर्ड लॉ ऑफ जो न्यूटन है वो। दिस इंडिकेट दैट फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स। तो यकीनी बात है, इससे क्या होंगे, फोर्स जो है वो हमेशा एक्ट करेंगे पेयर्स में। तो रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जो रिएक्शन फोर्स है, जो आप बाल फेंकेंगे तो दीवार दोबारा आपको वापस करेंगे, रिएक्ट करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये जो रिएक्शन फोर्स है आर इक्वल होंगे एंड अपोजिट साइड में होंगे, बट दे आर नॉट बैलेंस। लेकिन वो बैलेंस बराबर नहीं होंगे। फोर्स बिकॉज दे
एक्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से समझ गए। सो दे डो नॉट कैंसिल ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे को अदर आउट, तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो बर्ड्स जो आपने देखा ही है कि फ्लाई करते हैं स्काई में, आसमानों पे वो उड़ते हैं। तो ब्रीफली एक्सप्लेन विथ एक्शन रिएक्शन पेयर्स, तो यकीनी बात है कि जो यहाँ पे एक्शन जो रिएक्शन का जो अमल है वो किस तरह से हो रहे हैं ये आपने बताने हैं। तो जब बर्ड्स यहाँ पे उड़ रहे हो तो ये जो बर्ड है वो क्या करते हैं, हवा को, एयर को वो एक्शन करते हैं, फिर एयर जो है उसको रिएक्शन करते हैं, फिर इसके बाद ये हवा में उड़ते रहते हैं, यही है ना। तो आपने इसी को आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द फ्लाइंग ऑफ ए बर्ड इज बेस्ड ऑन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के बेस पर ही वो उड़ रहे हैं। वाइल फ्लाइंग द बर्ड पुशेस द एयर डाउन, तो जब बर्ड्स पर उड़ रहे हो तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे होते हैं, एयर को पुश कर रहे होते हैं नीचे की तरफ, विथ विंग्स, विंग्स की मदद से, परों की ही मदद से, टू गेट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच हेल्प द बर्ड इज गोइंग अप। तो यकीनी बात है वो जो क्या करते हैं, हवा को जो है ना वो क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं, पुश कर देते हैं, और हवा उसे अपोजिट साइड पे और इक्वल रिएक्शन देके उसे ऊपर उठा के रखते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, समझ गए। तो इस वजह से वो वहाँ पे उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। इसके बाद है 7, डिफाइन फोर्स एंड इट्स एसआई यूनिट। तो फोर्स को आपने डिफाइन कर देने हैं और उसका एसआई यूनिट्स क्या है। तो फोर्स हम जानते ही है कि अगर आप ना किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी हो तो उसके लिए जो अमल हम करते हैं, एक्ट जो करते हैं, तो उसे कहा जाता है। तो हमने ये डिटेल में सीखा भी था। तो पुश पुल जो कि हम क्लास 3-4 में सीखा था तो वही चीज़ होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें हमने याद रखनी है कि उसका जो डायरेक्शन है उसको अगर आपने स्टॉप कर देनी हो, उसको अगर आप तेज़ कर देनी हो, तो उसके लिए भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, समझ गए। तो फोर्स के लिए आप यही लिखेंगे। इस एसआई जो यूनिट है वो तो हमने सीखा एमसीक्यूज में भी, तो न्यूटन जो है हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए, समझ गए। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे 4 इज द क्वांटिटी दैट पुल्स आर पुश। तो ये पुल धकेलना और खींचना यही है ना। तो एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इन एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन। इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ दिया हुआ है मजीद वो भी आप लिख सकते हैं, लिखेंगे तो काफ़ी बेहतर होंगे। वो भी लिखिएगा जो कि बुक में दिया हुआ है, ठीक। रेस्ट करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये लिखेंगे तो उसका पूरा जो डेफिनेशन है वो आ जाएंगे, ठीक। तो ये भी आप लिखिएगा, मैं यही मशवरा दूंगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है 8, लुक एट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसको आपने देखना है। विच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन हमने सीखा था एमसीक्यूज में, तो आपने याद रखना है ये जो ए बी है ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि ये टाइम आप जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उतना डिस्टेंस जो है ना सेम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म है। इसके बाद तो आप इसके आंसर आप लिख सकते हो, लिखिएगा ए बी पार्ट इज रिप्रेजेंट करके यूनिफॉर्म मोशन है ना। विच पार्ट इज रिप्रेजेंट डिक्रीज इन स्पीड। तो जो डिक्रीज, कम होना, कम होने का मतलब क्या है कि एक ख़ास मुकाम पे जाने के बाद उसका जो स्पीड है ना वो कम होने के लिए जो हम ग्राफ यूज़ करते हैं वो क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये कुछ इस तरह से कम होते होते फिर यकीनी बात है कम हो रहे हैं, तो इसके लिए बी सी डी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो बी सी डी पार्ट जो है ना वो आप यहाँ पे लिखेंगे, विच के जगह पे इज रिप्रेजेंटेड डिक्रीज स्पीड। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज एट रेस्ट। तो कौन सा वाला जो बॉडी है वो रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब रुका हुआ है, जिसमें टाइम भी ना ज़्यादा हो रहे हैं ना डिस्टेंस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या है, ना टाइम भी यहाँ पे 0 है, डिस्टेंस भी 0 है, तो पॉइंट ए जो है ना वो एट रेस्ट पोजीशन पर है, समझ गए। तो आप यहाँ पे ए पार्ट ऑफ बॉडी एट रेस्ट करके लिख सकते हैं, विश की जगह पे ए ही लिखेंगे, है ना। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो डी और ई के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।